आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था, साथ ही साथ भारतीयों ने क्रिप्स मिशन को किस तरह से लिया ये भी हम लोग जानेंगे और आगे क्रिप्स मिशन का क्या हुआ ये सब कुछ। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग जानेंगे कि क्रिप्स मिशन कब आया, इसका हेड कौन था, क्रिप्स मिशन क्यों इसको बोला जाता है। ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा पहले मैं बताता हूं, उसके बाद आपको मैं उद्देश्य और बाकी इसके जो प्रावधान थे उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन का नाम क्रिप्स मिशन क्यों पड़ा था। तो देखो, ये जो क्रिप्स मिशन था ना, इसके जो अध्यक्ष थे, जो हेड थे, उनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये कौन था भाई सर स्टेफर्ड क्रिप्स? तो ये जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का एक सदस्य था, मतलब कि वहाँ का एक सांसद था, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का एक सदस्य था। इसके अलावा ये जो है मजदूर दल का नेता था, वहाँ पर जो लेबर पार्टी थी ना उससे संबंधित ये नेता था। और तीसरा याद रखेंगे, ये जो है जो युद्ध परिषद गठित हुआ था वहां, युद्ध सलाहकार परिषद, तो उसका भी ये सदस्य था। युद्ध सलाहकार परिषद नहीं, युद्ध मंत्रिमंडल वहां गठित किया गया था, उसका सदस्य था। तो तीन चीजें सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इसके संबंध में तीन चीजें याद रखना है। एक तो वह ब्रिटिश संसद का ये सदस्य था, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य था, मतलब कि वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। दूसरा, ये जो है मजदूर दल का नेता था, जो लेबर पार्टी थी उसका नेता था। तीसरा, ये ब्रिटेन के युद्ध मंत्रिमंडल का सदस्य था। इसके अलावा इसकी जो छवि थी, समाजवादी छवि थी, थोड़ा सा उदार रवैया ये रखता था, समाजवादी टाइप का व्यक्ति था। और कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ थोड़े से इसके ठीक ठाक संबंध थे। और जो लेबर पार्टी के जो लोग थे ना, उनसे जो है ना भारतीय थोड़ा सा मतलब जो भारतीय हैं वो लेबर पार्टी पर थोड़ा भरोसा रखती थी। तो शायद इसी कारण इसको भेजा जाता है क्रिप्स को। और क्रिप्स की अध्यक्षता में ये मिशन भेजा गया था, इसी कारण इसको क्या नाम दिया गया, क्रिप्स मिशन। ध्यान रखेंगे। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, काफी बार पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भेजा गया था। तो विंसेंट चर्चिल ये उस समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। और ये कब भारत आया था, तो मार्च 1942 में ये भारत आया था। उद्देश्य अगर हम देखें इसके उद्देश्य को कि क्या उद्देश्य था, मतलब कि क्यों आया था, किस लिए भेजा गया था, क्या उद्देश्य थे, तो इसका जो उद्देश्य बताया गया वो था भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करना। ये इसका उद्देश्य बताया गया, संवैधानिक गतिरोध को दूर करना। कहां पर, भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करना। गतिरोध, भारतीय जो स्वराज्य मांग कर रहे थे ना, तो उसको दूर करना, इसका ये उद्देश्य बताया गया। लेकिन असल में इसका जो उद्देश्य था, इसका जो लक्ष्य था, मतलब कि इसको भेजे जाने के पीछे जो असल कारण था वो भी आपको जानने आवश्यक है। ऊपर से तो ये दिखाया गया कि भाई इस मिशन का उद्देश्य क्या है, भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करते हुए भारतीयों के जो हित हैं, भारतीय जो डिमांड कर रहे हैं कि हमको स्वशासन दो, एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करो, तो वो चीजें जो है हमको करनी है, तो ये इसमें बोला गया था। लेकिन असल में जो ब्रिटिश सरकार है ना, जो ब्रिटेन है, द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी हालत खराब हो गई थी। और उस परिस्थिति में भारत का द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को सहयोग करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया था। तो भारतीयों को लुभाने के लिए इस मिशन को भेजा गया था। तो क्या कुछ कारण थे, मतलब छुपे हुए जो कारण थे, तो उसको हम लोग जानते हैं। तो देखिएगा, जो पहला था दक्षिण पूर्व एशिया में जापान का अधिकार करना। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था कि एक तरफ धुरी राष्ट्र थे जिसमें इटली था, जर्मनी था, जापान था, ये लोग एक टीम में थे, धुरी राष्ट्र ये कहलाए। दूसरे तरफ थे मित्र राष्ट्र, जिसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रसिया, ये सब एक तरफ थे ब्रिटेन के साथ। तो एशिया में जो जापान है वो निरंतर जीत रहा था। जितने भी एशिया में अंग्रेजों के अधिकार वाले क्षेत्र थे ना, ब्रिटिश उपनिवेश थे, उन पर एक एक करके जापान जो है अपना अधिकार कर रहा था। स्पेशली कहां पर, जो दक्षिण पूर्वी एशिया है ना,
अगर मैं यहाँ भारत का नक्शा तैयार करूं ऐसा कुछ, ये हो गया अपना भारत इस तरफ। हाँ, तो इस तरफ वाले जो देश हैं, इधर बर्मा हो गया, इधर इंडोनेशिया हो गया, इधर जावा, सुमात्रा, मलाया, ये सब देश है ना इस तरफ। तो जो जापान है वो इस तरफ वाले देशों पर ना एक एक करके अधिकार कर रहा था और अंग्रेजों को मार मार के भगा रहा था। और अंग्रेज जो है इन क्षेत्रों को छोड़ करके भागने के लिए भी मजबूर हो रहे थे। तो अंग्रेजों को एक तरह से ना मतलब उनको ये डर था कि कभी भी जो जापान है वो भारत पर अटैक कर सकता है। तो जो जापान था उसने इंडोनेशिया हो गया, मलाया हो गया, सिंगापुर हो गया, यहां तक कि जो रंगून है, बर्मा में था ना रंगून, वहां पर भी अधिकार कर लिया था। मतलब कि वो भारत के काफी निकट पहुंच चुके थे। तो अंग्रेजों को बहुत मतलब ज्यादा भय सता रहा था जापान का। इसके अलावा भाई यूरोप में, वहां तो भाई जर्मनी जो हिटलर उसने उधम मचाया हुआ था। तो जो ब्रिटेन है वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत में जापान के आक्रमण का भय जो है ब्रिटिश सरकार को सता रहा था। और ऐसे में ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीय उनका समर्थन करे, अंग्रेजों का समर्थन करे। देखिए क्या था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ ना 1 सितंबर 1939 को, तो उसके ठीक 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को ही ब्रिटिश सरकार ने भारत को, भारतीयों के बिना सलाह मशवरा किए भारत को भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लिया। और इसके विरोध स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिन 8 प्रांतों में अपनी सरकार गठित की थी वहां से त्यागपत्र दे दिया गया। उसके बाद फिर अगस्त प्रस्ताव आता है जो कि असफल हो गया, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो भारतीय जो हैं अंग्रेजों के साथ युद्ध में समर्थन करने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे में अंग्रेजों ने भारतीयों को लुभाने के लिए, उनको फुसलाने के लिए इस मिशन को भेजा था, क्रिप्स मिशन। तो पहला कारण आप लोग लिखेंगे जापानी आक्रमण का भय। जापानी आक्रमण का भय। और ये जो भय था ना, जापानी आक्रमण का भय, कुछ भारतीय नेताओं को भी ये डर था। हालांकि कुछ नहीं, लगभग सभी को ये डर था। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जापान कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता है और भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए हमको जो है ब्रिटेन का समर्थन करना होगा। लेकिन हम जो है ऐसे ही ब्रिटेन का समर्थन नहीं करेंगे। हमको जो है बदले में हमारी मांगों को मनवाना होगा कि हमको जो है पूर्ण स्वायत्तता दी जाए, हमारे संविधान निर्माण की अधिकार दिया जाए, ये सब चीज। तो जापानी आक्रमण का भय ये जो है सबसे बड़ा एक कारण था क्रिप्स मिशन को भेजे जाने के पीछे। इसके बाद दूसरा देखिएगा, मित्र राष्ट्रों का दबाव। दूसरा क्या है? मित्र राष्ट्रों का दबाव। किसके ऊपर भाई? ब्रिटेन के ऊपर। मित्र राष्ट्रों का दबाव। तो देखिए अभी मैंने बताया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में 2 पक्ष थे। एक तो था धुरी राष्ट्र जिसमें जापान था, जर्मनी था, इटली था, ये धुरी राष्ट्र वाले देश थे। वही दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था, रसिया था, ऑस्ट्रेलिया था, चीन था। ये सब कौन थे? मित्र राष्ट्र वाले एक टीम में लड़ रहे थे। तो यहां क्या होता है कि जो ब्रिटेन, जिसका जो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो साम्राज्य था, जो मलाया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, उस पर जापान ने पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। उधर जो जो यूरोप है वहां पर जर्मनी ने आतंक मचाया हुआ था। तो यहां क्या होता है, जो रसिया हो गया और अमेरिका हो गया, ये जो दोनों देश हैं ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं कि तुम जो है किसी भी तरह से भारतीयों का समर्थन प्राप्त करो और भारत को बचाओ। अगर भारत पर जापान ने अधिकार कर लिया तो इस युद्ध में हमारा जीत पाना बिल्कुल भी नामुमकिन हो जाएगा। ये जो है मित्र राष्ट्रों द्वारा ब्रिटेन को कहा जाता है कि किसी भी तरह से भारत को बचाओ, भारतीयों का समर्थन कैसे भी हो प्राप्त करो, उनको चाहे आप आजादी दे दो, लेकिन तुम जो है भारत को खो नहीं सकते। अगर भारत पर जापान का अधिकार हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, इनको जीतने मतलब बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। ये जो है मित्र राष्ट्रों द्वारा दबाव बनाया जाता है। तो एक तरह से ब्रिटेन के ऊपर जो है अपने सहयोगी देशों का बहुत ज्यादा दबाव था। तो उस दबाव में आकर उसने जो है क्रिप्स मिशन भारत में भेजा। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से ब्रिटेन जो है ना अपने दोस्तों तक को धोखा दे देता है। मतलब वैसे धोखा नहीं देता है, एक तरह से बेवकूफ बना देता है। अब देखिएगा तीसरा पॉइंट है
भारतीयों ने इस शर्त पर मित्र राष्ट्रों को समर्थन देना स्वीकार कर लिया था कि भारत को ठोस उत्तरदायी शासन का त्वरित हस्तांतरण कर दिया जाएगा तथा युद्धोपरांत भारत को पूर्ण आजादी देने का वचन दिया जाए। मतलब कि यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है ये बोला जा रहा है कि जो भारतीय थे उन्होंने मित्र राष्ट्रों से बोला कि अगर आप हमको युद्ध के बाद उत्तरदायी शासन स्थापित करने का वादा करते हो, हमको जो है आज़ादी का वादा करते हो, संविधान बनाने का वादा करते हो, तो हम लोग जो है आपका युद्ध में समर्थन करने को तैयार हैं। लेकिन भाई इस चीज़ के लिए कोई मसौदा आना चाहिए ना, कोई प्रस्ताव आना चाहिए, प्रावधान बतानी चाहिए। तो वही चीज़ों को बताने के लिए क्या भेजा गया? क्रिप्स मिशन भेजा गया। अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन कब आया। तो मैंने बताया कि मार्च में आया, लेकिन मार्च के किस दिन आया इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको प्रावधान बताऊंगा। डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो जो क्रिप्स मिशन है ये 11 मार्च 1942 को घोषणा हुई। 11 मार्च 1942 को घोषणा किया गया कि ये जो मिशन है भारत भेजा जा रहा है। इसके बाद ये जो क्रिप्स मिशन है 23 मार्च 1942 भारत में आगमन होता है, भारत पहुंचता है 23 मार्च 1942। इसके बाद ये जो है 30 मार्च 1942 को अपना प्रस्ताव जो है रखता है। देखो गठन कब हुआ था, मतलब घोषणा कब हुआ था? 11 मार्च 1942 को। भारत कब पहुंचा? तो 23 मार्च 1942 को भारत में आगमन हुआ। उसके बाद 30 मार्च 1942 को प्रस्ताव रखा गया। जो भी प्रस्ताव था वो रखा गया। तो इस प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान थे, अब हम लोग उसको देख लेते हैं। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिएगा अगर नोट करना चाहें तो अब हम बात करते हैं एक एक करके इसके प्रावधानों की। तो प्रावधान जो है अक्सर पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको मैं क्लीन कर लेता हूं, उसके बाद मैं एक एक करके आपको प्रावधान बताता चलूंगा। 4-5 प्रावधान थे, इस पे विशेष करके 4 प्रावधान थे जिनको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। पहला नंबर, तो जो पहला प्रावधान था उसमें यह बोला गया कि डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। यह संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के लिए स्वतंत्र होगा। देखो क्या बोला जा रहा है, पहला जो पॉइंट है, पहला जो प्रावधान है कि भारत में एक डोमिनियन, मतलब भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। क्या बोला गया? डोमिनियन स्टेटस, जिसका मतलब होता है अधिराज्य। भारत को क्या बना दिया जाएगा? एक अधिराज्य, मतलब कि डोमिनियन स्टेटस। अब आप लोग समझिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है भाई, उसने तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में डोमिनियन स्टेटस को त्याग करके अपना क्या लक्ष्य बना लिया था? पूर्ण स्वराज्य। तो यहां पर डोमिनियन स्टेटस को लेकर के ही ना कांग्रेस इसको नकार देते हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो डोमिनियन स्टेटस के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ये बोला गया। एक भारतीय संघ बनाया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ये बोला गया। इसी में दूसरा चीज बोला गया कि इस भारतीय संघ को राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। मतलब कि जो राष्ट्रमंडल, इस शब्द को आप लोग समझिएगा, राष्ट्रमंडल क्या होता है, अभी भी है राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो कभी ना कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका हो, तो उसको, उसके समूह को क्या बोला जाता है? राष्ट्रमंडल। तो यहां पर यह बोला गया कि भारत में एक डोमिनियन स्टेटस की स्थापना की जाएगी, मतलब कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देते हुए एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, और इस भारतीय संघ को राष्ट्रमंडल से अलग होने की भी स्वतंत्रता होगी। मतलब कि वो चाहे तो राष्ट्रमंडल में रह सकता है, अन्यथा उसकी इच्छा नहीं है तो वो राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है। तो ये जो है अधिकार इसमें दिया गया। अब देखिएगा, इसके अलावा, राष्ट्रमंडल के अलावा उस समय दुनिया में जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, जैसे कि उस समय राष्ट्र संघ
भी बन चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था ना राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ का गठन हो चुका था, और भी काफी सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। तो इन संगठनों में भारत सम्मिलित होगा या नहीं होगा, ये इस जो ये भारतीय संघ बनेगा उसकी अपनी इच्छा होगी। तो ये इसमें बोला गया पहला। तो ये था पहला प्रावधान। ध्यान रखेंगे कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देते हुए एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, और वो जो है राष्ट्रमंडल को लेकर के स्वतंत्र होगा कि उसमें शामिल होना है या नहीं होना है। तो ध्यान रखना। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं दूसरा, युद्ध की समाप्ति के बाद नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। इसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायिकाओं से एवं कुछ रियासतों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। देखो दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि युद्ध के पश्चात जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? संविधान निर्मात्री सभा का गठन। ये युद्धोपरांत जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो है भारत में एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, और इस संविधान निर्मात्री सभा का क्या काम होगा? भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। और इस संविधान निर्मात्री सभा का गठन किस तरह से होगा? तो भारत में जो प्रांत थे, 11 प्रांत थे ना, हम लोगों ने जो 1937 के चुनाव में देखा था, तो वो जो 11 प्रांत थे, उन प्रांतों की विधायिकाओं से चुने जाएंगे। उन प्रांतों के जो विधायिका के जो सदस्य होंगे ना, वो लोग इन सदस्यों को चुनेंगे। इसके अलावा जो रियासत थे भारत में उस समय 562 देशी रियासत, तो वहां से भी कुछ प्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो यहां पर आप लोग समझिएगा कि जो संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, उसमें प्रांतों के सदस्य होंगे। 11 प्रांत थे, प्रांतों के सदस्य किस तरह से चुने जाएंगे? तो जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसके सदस्य द्वारा चुने जाएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे। तो प्रांत से सदस्यों का निर्वाचन होगा। वहीं जो रियासत हैं, रियासत से सदस्यों का चुनाव किस तरह से होगा? तो रियासतों में चुनाव नहीं होगा। रियासत में जो राजा होगा ना, रियासत का जो भी राजा होगा, महाराजा होगा, वो अपने इच्छा से किसी भी व्यक्ति को संविधान निर्मात्री सभा के लिए मनोनीत कर सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। इस बात पर ना आपत्ति जताई गई थी। बाकी जो प्रांत हैं, प्रांतों में किस तरह से चुनाव होगा? तो जो प्रांतीय विधान परिषद हैं, उसके जो सदस्य हैं, वो लोग संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों को चुनेंगे। मतलब कि एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनाव होगा यहां पर। लेकिन जो रियासत है, वहां पर क्या होगा? जो राजा है वो किसी व्यक्ति को, अपने किसी खास व्यक्ति को चुनेगा, मनोनीत करेगा। तो ये क्या था? दूसरा पॉइंट कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन होगा। तीसरा देखिएगा, अच्छा इसी में आप लोग ध्यान रखेंगे, तीसरा देखिएगा कि 2 शर्तों पर इस संविधान को सरकार स्वीकार करेगी। तीसरा बोला गया कि इस संविधान को, मतलब कि भारतीय जो संविधान तैयार करेंगे उसको ब्रिटिश सरकार 2 शर्तों पर स्वीकार करेगी। तो ये 2 शर्तें क्या क्या थी, इसको हम लोग देखते हैं। अब इसी में ना असली खेल होगा, इन्हीं 2 शर्तों में। तो पहला शर्त ये रखा जाता है कि संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकार होंगे। पृथक होने वाले प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। देशी रियासतों के मामले में भी यही बात बोला गया था। तो देखो क्या बोला गया कि पहला तो बोला गया कि भैया डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देते हुए हम आपको जो है एक भारतीय संघ की स्थापना कर देंगे, पहला बोला गया। उसके बाद बोला गया कि युद्ध के बाद हम जो है संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर देंगे, आप लोग जो है अपना संविधान बनाइए, तैयार करिए। उसके बाद तीसरा बोला जा रहा है कि इस संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा जो नया संविधान बनाया जाएगा, इस संविधान को ब्रिटिश सरकार 2 शर्तों पर स्वीकार करेगी। 2 शर्तों पर। तो पहला शर्त क्या बोला? पहला शर्त बोल रहा है कि ये जो संविधान, नया संविधान बनाया जाएगा, मतलब कि ये जो संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा जो नया संविधान बनाया जाएगा, अगर ये नया संविधान भारत के, उस समय भारत में कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। अगर ये संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया संविधान 11 प्रांतों में से किसी भी प्रांत को अगर पसंद नहीं आता है, स्वीकार नहीं होता, मतलब कि मान लो 11 में से 5 प्रांत ऐसे हैं जिनको कि संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया संविधान स्वीकार्य नहीं है, तो इन 5 प्रांतों को भारत संघ से अलग होने का अधिकार होगा।
ये बोला जा रहा है, शर्त रखा जा रहा है। और साथ ही साथ जो प्रांत भारतीय संघ में शामिल न होकर के वो पृथक रहना चाहते हैं तो वो लोग जो है अपना पृथक संविधान बना सकते हैं, ये बोला गया। इसके अलावा जो देशी रियासत, अगर किसी देशी रियासत को ये संविधान पसंद नहीं आता है, स्वीकार नहीं होता है, तो देशी रियासत भी जो है अपना अलग से संविधान अगर बनाना चाहे तो बना सकता है। तो यहां पर सीधे सीधे भारत को विखंडित करने की योजना बनाई गई थी, तोड़ने का काम किया गया था। देखो फिर से एक बार समझिएगा कि अगर संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा तैयार किया गया संविधान भारत के किसी भी प्रांत को स्वीकार नहीं होता है तो वह प्रांत भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकारी होगा, साथ ही साथ वो अपने लिए अलग से पृथक संविधान बनाने का भी अधिकारी होगा। यह ब्रिटिश सरकार ने शर्त रखा। अब दूसरी शर्त क्या रखी गई कि भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। दूसरा शर्त यह बोला जाता है कि भारत सरकार जो बनाया गया भारतीय संघ, जो भारत सरकार बनेगा, तो भारत सरकार नहीं, संविधान सभा ना, संविधान निर्मात्री सभा, एक मिनट, हाँ, भारतीय संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अलग से एक समझौता होगा दोनों के बीच, और उस समझौते में अल्पसंख्यकों के हितों की बात की जाएगी। तो ये दो शर्तें जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा रखे गए। ये तीसरा कि हम इन दो शर्तों को आप लोग पूरा करोगे तभी आपके द्वारा बनाए गए संविधान को हम लोग मानेंगे, स्वीकार करेंगे। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट बोला गया कि नए संविधान के निर्माण होने तक भारत के सुरक्षा संबंधी सभी दायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा। देखो युद्ध चल रहा है तो ये अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है भारत, क्रिप्स मिशन को अगर भारत स्वीकार कर लेता है तो जब तक युद्ध जारी होगा तब तक भारत के रक्षा का दायित्व किसका होगा? ब्रिटिश सरकार का होगा। ये चीज बोला गया। इसके बाद पांचवा प्रावधान ये रखा गया कि तत्काल में बोला गया कि हम इस चीज को अभी करेंगे। जो पांचवा पॉइंट है उसको बोला जाता है कि इसको हम लोग अभी करेंगे, तत्काल। वैसे चौथा पॉइंट भी तत्काल था। अगर आप लोग इसको स्वीकार करते हो भारतीय, तो हम जो है युद्ध खत्म होने तक आपकी सुरक्षा का दायित्व उठाएंगे। ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट ये था कि जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती है, हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं ना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, शुरुआत में 4 थे, बाद में 3 हो गए, फिर से 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे बढ़ता गया ना। तो इसमें यह बोला गया कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसके सभी सदस्य भारतीय होंगे और ये तत्काल में हम लोग करेंगे, ये बोला गया। अब अगस्त प्रस्ताव आप लोग याद करिएगा, अगस्त प्रस्ताव में भी बोला गया था कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को बहुमत दिया जाएगा और अगस्त प्रस्ताव के उस प्रावधान को क्रियान्वित करते हुए तुरंत कुछ समय के बाद 1941 में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या 8 की गई और अंग्रेज सदस्य 5। टोटल 13 सदस्य थे उस समय भारतीय कार्यकारिणी परिषद में, तो 8 सदस्य भारतीय और 5 अंग्रेज। तो वहां पर जो है भारतीयों को बहुमत दिया गया। हालांकि वो किसी काम का नहीं था क्योंकि जो गवर्नर जनरल था, मतलब कि जो वायसराय है, उसके पास वीटो पावर होता है और वो उस वीटो पावर का प्रयोग करते हुए कुछ भी कर सकता है। अपने कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के उनके सहमति के बिना भी वो वीटो पावर के द्वारा कुछ भी कर सकता था। तो यहां पर जो है तत्काल में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सभी सदस्य भारतीय बना दिए जाते हैं। हालांकि वही कि वायसराय के पास वीटो पावर होगा तो भारतीय सदस्य कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 प्रावधान रखे गए थे क्रिप्स मिशन के तहत। अब हम लोग देखते हैं भाई, जैसे ही इस प्रस्ताव को रखा गया, प्रावधान आए, तो किसने क्या प्रतिक्रिया दी या फिर क्या कुछ हुआ। अच्छा, एक चीज हम लोग देख लेते हैं। जो क्रिप्स मिशन जब भारत आया ना, तो मैंने बताया कि 30 मार्च 1942 को उसने ये प्रस्ताव रखे। तो भारत में ये प्रस्ताव रखने से पहले जो क्रिप्स मिशन था वो महात्मा गांधी जी से मिला। मतलब कि जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स है, ये 27 मार्च 1942 को महात्मा गांधी जी से मिले प्रस्ताव रखने के लगभग 2-3 दिन पहले।
तो महात्मा गांधी जी के साथ मिलते हैं और जो स्टैफर्ड क्रिप्स है वो महात्मा गांधी जी को प्रस्ताव की रूपरेखा थोड़ा बताता है कि हम आपको ये चीजें देंगे। तो गांधी जी उन्होंने बोला कि अगर आप यही प्रस्ताव लेकर के आए हो तो इसको रखने की आवश्यकता नहीं है, प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है अभी के अभी वापस लौट जाओ। वो एक बड़ा चलता है ना कि पहली फुर्सत में निकल, तो कुछ कुछ उस टाइप से महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स साहब को बोला कि अगर आप यही चीज लेकर के आए हो तो निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। तो इस टाइप से ये कब हुआ था? 27 मार्च 1942 में। यहां लिख देता हूं 27 मार्च 1942 जो क्रिप्स साहब हैं वो गांधी जी से मिले थे प्रस्ताव रखने से पहले, और गांधी जी ने क्या बोला कि आप जो है पहली फुर्सत से भारत से निकलो। इसके बाद देखिएगा जो क्रिप्स मिशन था ना वो भारत के अलग अलग नेताओं से मिला था चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए कि हम जो है इस टाइप से प्रस्ताव लेके आए हैं तो आप अपना राय दीजिए इस टाइप से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से उस समय के जो अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष? मौलाना अबुल कलाम आजाद, उस समय वो अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है क्रिप्स मिशन से मिलते हैं और साथ ही साथ उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी होते हैं। वहीं मुस्लिम लीग की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना वो क्रिप्स मिशन से मिलते हैं। हिंदू महासभा की बात करें तो विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर वो मिलते हैं, और भी काफी सारे जो नेता हैं वो क्रिप्स मिशन से मिलते हैं, अलग अलग दल। अच्छा, जो दलित वर्ग है ना उनकी तरफ से भीमराव अंबेडकर वो क्रिप्स मिशन से मिलते हैं। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जो क्रिप्स मिशन आया, जैसे ये प्रावधान प्रस्तुत किए गए तो प्रतिक्रियाएं तुरंत आनी शुरू हो गई। जो ये सारी चीजें बोली गई ना कि डोमिनियन स्टेटस हम आपको देंगे, उसके बाद बोला गया कि आपको संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर देंगे, ये एक नया चीज था कि हम जो है संविधान निर्मात्री सभा का गठन करके देंगे, जबकि डोमिनियन स्टेटस तो भाई वो लोग अगस्त प्रस्ताव में भी देने को तैयार थे, लेकिन संविधान निर्मात्री सभा ये पहली बार हो रहा था। इसके बाद जो भारतीय सदस्य वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे, वो भी एक नया चीज था। तो प्रतिक्रिया हम लोग जान लेते हैं पहले, अब किसने क्या बोला। तो देखो जो सबसे पहली प्रतिक्रिया थी ना, अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे, जो सुभाष चंद्र बोस जो कि भारत से बाहर चल दिए थे जापान वगैरह होते हुए सिंगापुर, तो 11 मार्च 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने इस क्रिप्स मिशन के बारे में बोला कि ये जो क्रिप्स मिशन है ये भारतीयों के सामने रोटी के टुकड़े डालने आ रहे हैं, मतलब कि भारतीयों को लुभाने के लिए आ रहे हैं। और इन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि जो ब्रिटिश सरकार है भारतीयों को रोटी का लालच देने आ रही है, रोटी के चंद टुकड़े फेंक करके भारतीयों को ललचाना चाहती है, लेकिन आप लोग जो है रोटी के चंद टुकड़ों पर मत फिसलिएगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। मतलब कि सुभाष चंद्र बोस का कहना यह था कि ये जो क्रिप्स मिशन है ये आपको बहलाने फुसलाने आ रहा है, इसके चक्कर में मत पड़ना। ये कब बोला गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? तो 11 मार्च 1942 को, जिस दिन क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई थी, 11 मार्च 1942। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक तरह से भाप गए थे कि ये कुछ नहीं, बस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार की एक चाल है। अब महात्मा गांधी जी उन्होंने क्या बोला उसको हम लोग देखते हैं। पहला तो उन्होंने बोला भाई पहली फुर्सत में निकल। उसके बाद इनका जो सबसे बड़ी जो प्रतिक्रिया थी, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को बोला आगे की तिथि का चेक, आगे की तिथि का चेक, आगे की तिथि का चेक। जैसे आप लोग बैंक वगैरह में कोई चेक वगैरह डालने जाते हैं तो उसमें एक डेट लिखा हुआ होता है, और उस डेट तक जो है वो मतलब जिस दिन चेक जारी किया जाता है, लिखा जाता है, वो उस दिन का होता है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या बोला क्रिप्स मिशन को कि ये जो चेक है क्रिप्स मिशन उस चेक के समान है जिसमें आगे की तिथि अंकित है, आगे की तिथि अंकित है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या बोला कि ये जो क्रिप्स मिशन है इसमें आगे की तिथि अंकित एक चेक है, इस टाइप से इन्होंने बोला, आगे की तिथि अंकित चेक, ये होना चाहिए ना, आगे की तिथि अंकित चेक।
मतलब कि देखो, द्वितीय विश्व युद्ध वो कब खत्म होगा, कब समाप्त होगा, ये किसी को भी नहीं मालूम था। तो क्रिप्स मिशन में जो बातें बोली जा रही है कि आपको हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, संविधान सभा का निर्माण करके देंगे, भाई कब दोगे, कब युद्ध समाप्त होगा, किसी को नहीं पता। तो इसीलिए गांधी जी ने बोला कि ये जो क्रिप्स मिशन है आगे की तिथि अंकित चेक है, आगे की तिथि अंकित चेक है, मतलब कि ये अभी हमको नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा, आगे भी कब मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये गांधी जी का कहना था। अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इसी में आगे जोड़ा। गांधी जी ने बोला कि आगे की तिथि अंकित चेक है, तो यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि ये जो चेक है ना उस बैंक का है जो बैंक बर्बाद होने वाला है। नेहरू जी ने क्या बोला कि ये जो चेक है ये उस बैंक का है जो बर्बाद होने वाला है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन वो खुद बर्बाद हो सकता था और वो हमको बोल रहा है कि हम तुमको युद्ध खत्म होने के बाद, युद्ध जीतने के बाद तुमको आजादी दे देंगे। मतलब क्या गारंटी है भाई, जीतेगा ही जीतेगा। हो सकता है जापान अटैक कर ले, भारत पर कब्जा कर ले, क्योंकि वैसे ही अंग्रेजों को दक्षिण पूर्वी एशिया से जापानी मार मार के भगा रहे हैं, तो भारत में भी घुस सकते हैं, कोई गारंटी थोड़ी है उस समय के हिसाब से। हालांकि बाद में जो ब्रिटेन है वो जीत गया था। तो नेहरू ने क्या बोला कि ये जो बैंक है बर्बाद होने वाला है। तो ब्रिटेन खुद बर्बाद होने वाला था और वो हमको गारंटी दे रहा है कि हम तुमको आजादी देंगे। तो ये ध्यान रखेंगे किसने क्या प्रतिक्रिया दी थी। इसके बाद देखिएगा और किसने क्या बोला था। अच्छा, एक के याद रखेंगे, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया का याद रखेंगे। इन्होंने बोला कि ये जो क्रिप्स मिशन है इसके विषय में, अच्छा मैं इसको डायरेक्ट पढ़ के ही बता देता हूं। तो पट्टाभी सीतारमैया ने बोला कि यह एक ऐसे बच्चे का पोस्टमार्टम है जो पहले से ही पैदा ही नहीं हुआ है। पट्टाभी सीतारमैया ने क्या बोला कि यह एक ऐसे बच्चे का पोस्टमार्टम है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। मतलब कि ब्रिटेन भाई युद्ध जीता भी नहीं है, युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ है, और वो पहले से ही बोल रहा है कि युद्ध खत्म होगा उसके बाद हम तुमको आज़ादी देंगे, तुम्हारे लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे। मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं है, पता ही नहीं है कुछ। तो इस तरह से इन्होंने अपना क्या कहते हैं प्रतिक्रियाएं दी। अब हम लोग बात करें कि ये जो क्रिप्स प्रस्ताव था इसमें क्या नया था, मतलब कि पहले के प्रस्तावों से ये किस तरह से अलग था। तो देखो, डोमिनियन स्टेटस वो तो अगस्त प्रस्ताव में भी बोला गया था। इसमें नया क्या क्या चीजें था। तो पहला तो जो राष्ट्रमंडल और दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठनों से आप अलग हो सकते हो और चाहो तो साथ रह सकते हो, ये अधिकार इसमें दिया गया था। दूसरा चीज, इसमें पहली बार भारतीयों को संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार, ध्यान रखेंगे, भारतीयों को मिला नहीं था। इस प्रस्ताव के हिसाब से अगर इसको भारतीय स्वीकार कर लेते तो इस प्रस्ताव के हिसाब से भारतीयों को पहली बार संविधान निर्माण के अधिकार का प्रावधान इसमें किया गया था। इसके बाद अगला, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य भारतीय किए गए। ये भी एक नया चीज था। तो क्या नया था ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्रस्ताव था क्रिप्स मिशन, ये आखिर असफल क्यों हुआ, क्यों इसको असफल हुआ। वैसे ना जो ब्रिटिश सरकार थी वो चाहती थी कि ये सफल ही ना हो, क्योंकि जो ब्रिटेन था उसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके जो सहयोगी देश थे उनका दबाव था। अमेरिका उस पर प्रेशर डाल रहा था, रसिया उस पर प्रेशर डाल रहा था कि तुम जो है भारतीयों का समर्थन लो। तो ब्रिटेन जो है कभी भी नहीं चाहेगा कि वो जो है भारत, जो उसके लिए एक सोने की चिड़िया है, जहां से उसको बहुत ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है, वो भारत को आजादी दे दे, भारत को खो दे। ऐसा ब्रिटेन तो कभी नहीं चाहेगा। तो ब्रिटेन कभी भी नहीं चाहता था कि वो भारतीयों को आज़ादी दे, भारतीयों को स्वतंत्रता दे। लेकिन उसको जो है अमेरिका और रूस को दिखाना था कि भाई मैंने कोशिश की थी, मैंने बोला भारतीयों को कि तुम जो है, तुमको हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, संविधान सभा बना देंगे। तो वो एक तरह से दिखाना चाहता था, इसीलिए उसने वो शर्तें वगैरह रखी कि अगर किसी प्रांत को संविधान पसंद नहीं आता है तो वो अपना अलग से संविधान बना सकता है, भारतीय संघ से अलग होने का उसको अधिकार होगा। ये चीजें बनाया ताकि वो जो है अमेरिका और रूस को ये जता सके कि मैंने कोशिश की थी भारतीयों को मनाने की, प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन भारतीय समझने को तैयार नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो ये एक कारण था डोमिनियन स्टेटस का मामला।
इसके कारण इसको जो है अस्वीकार किया गया, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में भी डोमिनियन स्टेटस दिया गया था ना। और भारत जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी भाई, उसने 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही डोमिनियन स्टेटस की मांग को त्याग दिया था। और क्या मांग रहे थे? पूर्ण स्वराज्य, पूरी तरह से आजादी। तो डोमिनियन स्टेटस को लेकर के जो है कोई भी नेता भारत के वो तैयार नहीं था। और उसमें जो उसके बाद देखिएगा अगला जो संविधान बोला गया था ना, ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन यहां पर ये जो शर्त रखी गई थी कि अगर किसी प्रांत को, किसी रियासत को संविधान स्वीकार नहीं होता है तो वो जो है भारतीय संघ से अलग हो सकता है और अपना अलग संविधान बना सकता है। तो ये पूरी तरह से भारत को विभाजित करने की योजना थी। वैसे तो ये अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि ये सफल हो, लेकिन अगर मान लिया जाता तो भारत इसमें जो है टुकड़े टुकड़े हो जाता, सब अलग अलग हो जाते, बंगाल अलग देश बन जाता, मध्य प्रांत अलग देश बन जाता, संयुक्त प्रांत अलग देश बन जाता, पंजाब अलग देश बन जाता, सब अपना अलग अलग संविधान बना लेते। तो भारत के किसी भी दल ने इसको स्वीकार नहीं किया। और स्पेशली ना ये जो संविधान तैयार होगा उसको फिर जो प्रांत माने ठीक, न माने तो वो अपना अलग से बनाए। तो इस चीज को लेकर के ना भारत के अधिकतर दलों ने विरोध प्रदर्शित किया और इसको जो है लात मार दिया, अस्वीकृत कर दिया। तो ये भी एक कारण था। उसके बाद अगला देखिएगा, हाँ लगभग इतना ही आप इसमें ध्यान रखेंगे, ज्यादा तो कुछ नहीं है। हाँ एक याद रखेंगे, सत्ता के त्वरित हस्तांतरण का कोई बात नहीं किया गया था। इसमें यह नहीं बोला गया था कि भारत के लिए तुरंत कोई उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, ये इसमें नहीं बोला गया था। क्या बोला गया था कि युद्ध के बाद आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। युद्ध के बाद आपको जो है संविधान सभा का गठन करके दिया जाएगा, युद्ध के बाद। लेकिन युद्ध कब खत्म होगा यह उस समय किसी को भी नहीं मालूम था, और युद्ध का परिणाम क्या होगा यह भी किसी को नहीं मालूम था। हो सकता है ब्रिटेन पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता था, या फिर कुछ भी हो सकता था, उस समय तक किसी को नहीं मालूम था। तो ऐसे में भाई मतलब कि भारत में तुरंत भारतीयों के लिए कोई उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की इसमें बात नहीं कही गई थी। इसके अलावा इस क्रिप्स मिशन में जो गवर्नर जनरल है, मतलब कि जो वायसराय है, उसकी स्थिति पहले जैसी शक्तिशाली ही रहेगी। उसके पास वीटो पावर भी होगा, सब कुछ होगा। इस प्रावधान में जो है वायसराय की शक्ति को कम करने या वैसा कुछ नहीं बोला गया था। और भारतीय ये मांग कर रहे थे कि जो वायसराय है उसको संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया जाए। जैसे अभी हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं वो संवैधानिक प्रमुख हैं, और जो कर्ता धर्ता होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो कुछ कुछ वैसे ही बोला गया था कि वायसराय को जो है संवैधानिक प्रमुख बनाया जाए। लेकिन यहां पर जो वायसराय की स्थिति थी वो पहले के ही जैसी थी, और जो वायसराय के कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय कर दिए गए थे वो कोई मतलब का नहीं था, क्योंकि वायसराय के पास वीटो पावर था। अगर वायसराय के कार्यकारिणी के परिषद के सदस्य किसी बात पर वायसराय के खिलाफ हो जाते तो वायसराय जो है अपने वीटो पावर का यूज करके कुछ भी कर सकता था। तो इन सब चीजों को लेकर के जो है ये असफल हो गया। वैसे इसको असफल होना ही था, क्योंकि अंग्रेज चाहते ही थे कि भाई ये असफल हो जाए, और वो जो है भारतीयों को भी उलझाए रखना चाहते थे, भारतीयों को उलझाए रखना चाहते थे, और आगे ये जताना चाहते थे कि भाई हमने तो कोशिश किया, तुम ही लोग तैयार नहीं होते हो। तो ये जो क्रिप्स मिशन था, ये जो 11 मार्च 1942 को भारत आया, अगले ही महीने अप्रैल में ही ये वापस चला जाता है। भाई क्या मतलब है यहाँ आने का? 30 मार्च को इसने प्रावधान रखा, प्रतिक्रिया आना शुरू हुआ, सबने जो है ठुकरा दिया। मुस्लिम लीग ने भी इसको ठुकरा दिया। जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रही थी, उसने भी इसको ठुकरा दिया। हालांकि इसमें यह बोला गया था कि अगर किसी प्रांत को संविधान पसंद नहीं आता है तो वो अपना अलग संविधान बना सकता है, लेकिन इसमें कोई ये बात नहीं बोला गया था कि मुसलमानों के लिए पृथक मुस्लिम राष्ट्र होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। और जिन्ना का कहना था कि हम लोग जो है पृथक मुस्लिम राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं लेंगे, तो वो लोग भी जो है इसको स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा, मुझे एक व्यक्ति का नाम ध्यान में आ रहा है जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, अरविंद घोष, जो गरम दल के नेता थे ना, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल जो बोला जाता था, उनके साथ थे अरविंद घोष। उनके एक भाई थे क्रांतिकारी जिनका नाम था वारिंद्र कुमार घोष,
और ये जो अरविंद घोष थे अलीपुर षड्यंत्र केस में पकड़े गए थे, इन पर मुकदमा चलाया गया था और लगभग 2 साल तक ये जेल में भी रहे। हालांकि बाद में इनको बरी कर दिया जाता है, लेकिन फिर ये जो है संन्यास ले लेते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं, पौंडीचेरी। वहां पर इन्होंने आश्रम स्थापित कर लिया था, अरविंदो आश्रम। तो अरविंद घोष ने इस क्रिप्स मिशन प्रस्ताव का समर्थन किया था कि इसको जो है स्वीकार करना चाहिए इस टाइप से। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और बाकी किसी भी नेता ने, किसी भी दल के किसी भी नेता ने क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया। सब ने जो है वो जो अलग अलग संविधान बनने वाला जो था ना, प्रांत अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो अलग संविधान बना सकते हैं, तो उस बात पर सभी ने आपत्ति जताई थी। तो ये था क्रिप्स मिशन। इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार है उसका असली चेहरा भारतीयों के समक्ष उजागर हो जाता है और महात्मा गांधी, जो अभी तक जिनका ये सिद्धांत था कि जब शत्रु परेशान है, शत्रु अगर किसी संकट में है तो उसको जो है परेशान करके उसके संकट को नहीं बढ़ाना, ये गांधी जी की फिलॉसफी थी अभी तक। लेकिन ये सब चीज जब होता है और अंग्रेज खुद खुलेआम ये बोलना शुरू कर देते हैं कि ये जो है ना क्रिप्स मिशन अगस्त प्रस्ताव का विकसित रूप है, और धीरे धीरे अंग्रेजों की चाल समझ में आती है कि अंग्रेज सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, भारतीयों को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज जब गांधी जी को समझ में आती है तब क्या शुरू होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हम लोग अगले वाले वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर कोई भी डाउट इस वीडियो से संबंधित है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।